Assalamu alaikum students, BSN. BSN, are you there? Students, are you there? I think that's better. Two people. No one is online. Let me text you or call you. I think there is one student. Where is the rest of the class? Try to get your colleagues to come online quickly. I think I should upload my lecture till you people also come online. If I can see only two students, where is the rest of the class? I can only see two students. This is not good. You should be there in time. I think there were only two, but I don't know where they have gone also. अगर 9 बजे भी आ रहा है तो भी तुम लोग आ जाओ फिर ऑनलाइन. Hmm.
यहाँ आगे ले जा।
GBSN, G8 students are there. मेरा ख्याल है तुम लोगों का जो घर जाने का प्लान था आज, तो मे बी some students are on their way to home, but you can connect anywhere on your mobile webinar and you can simply listen while sitting in the bus as well. तो आज हम कौन सा जो है वो रिवाइज कर रहे हैं न्यूट्रिशन का. Any chapter in which you find the difficulty and you want to revise it. And maybe from next time I will ask your coordinator to allow me for the Zoom class so that we can conduct tests online and it will also prepare you for Viva. मेरी आवाज आ रही है आप सबको क्लास? अच्छा, अभी तो दो ही हैं, रोशना कंवल और आई थिंक हिना रसूल. इफ यू वांट टू टेक टाइम, मैंने कहा तुम लोग 9 बजे क्लास तुम लोग की वहां पे अगर स्टार्ट हो रही है तो हम 9 बजे कनेक्ट कर लेते हैं. क्लास हम अपलोडिंग बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है. तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल मसला भी है, तो तब तक तुम बाकी स्टूडेंट्स भी जो है ना ऑनलाइन हो जाओ, तो वी विल डू इट. सो जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी, ठीक है. तब तक तुम लोग इसको जरा देखो, इसमें जो क्वेश्चंस हैं विच यू वांट टू आस्क, ठीक है, वो मुझे बताओ.
क्लास आई एम बैक जी। 15 स्टूडेंट्स हो गए। ओके दैट्स गुड। अच्छा तुम लोग वाइटामिन्स करना चाहते हो तो मैं वाइटामिन्स अपलोड कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। आई नो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म का टेस्ट हो गया, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको कॉन्टिनेंट शटल में प्रॉब्लम था, जिनको किसी और में प्रॉब्लम था, तो दैट्स वाई जो है ना मैंने फिर ये वाला किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 10 मिनट्स वेट कहा था बिल्कुल। तो मुझे पता नहीं था, बेसिकली मैं ना आप कंफर्म भी कर लूंगी कि योर क्लासेस आर फ्रॉम लाइक तुम लोगों की क्लास ना कंफर्म नहीं था मुझे, तो मैं अब जो है ना वो अगर 9 बजे स्टार्ट होती है तो फिर हम 9 बजे स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज नो प्रॉब्लम। अब अगर तुम लोग वाइटामिन हमने कुछ किए थे, आई थिंक वी हैव डन विद वाइटामिन A, D, E and K, ऐसा है क्लास? वाइटामिन A, D, E and K कुछ हमने कर लिए थे मेरे ख्याल में, ठीक है। तो अगर बी वाइटामिन जो रह गए हैं वो तुम लोग करना चाहते हो तो मैं वो वाली स्लाइड अपलोड कर देती हूँ। जल्दी क्विकली क्विकली मुझे बताओ कौन सा तुम लोग ने रिवाइज करना है। हरी अप। वाइटामिन और लिपिड मेटाबॉलिज्म, हरी अप। ओके क्लास, ओके आई विल रिवाइज यू वाइटामिन। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ तुम लोगों की स्लाइड जो है ना ये, हाँ चलो ठीक है, अभी के लिए इसको कर लो, नेक्स्ट टाइम वाइटामिन कर लो। ओके फाइन, ठीक है, एज यू पीपल से। तो जी लिपिड्स मेटाबॉलिज्म में ऐसा है कि जो बेसिकली स्टार्टिंग थ्योरी लिखी हुई है वो तो बेसिकली बैकग्राउंड के लिए है ना इसमें, तो लिपोलाइसिस से ही बेसिकली इसके साइकिल सब स्टार्ट हो रहे हैं। लेट मी ओपन द बुक, क्योंकि इसमें जो है ना समटाइम्स चीजें वो बड़ी बारीक से लिखी हुई हैं। वाइटामिन तुम लोग की बायोकेमिस्ट्री की किताब में भी है, उससे भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्लाइड से करवाए थे लेकिन तुम लोग उससे भी कर सकते हो वाइटामिन। ओके लेट मी ओपन लिपिड मेटाबॉलिज्म। अच्छा जी, लिपिड्स ट्राइसैलग्लिसरोल्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, और लिवर में भी सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, और लिवर में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है। यही वजह है कि अगर तुम लोग डाइट में कम भी लेते हो तो हमें एज सच लिपिड्स की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। दे आर ट्रांसपोर्टेटेड बाय लिपोप्रोटीन्स, और लिपोप्रोटीन्स हम लिपिड्स के उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो मेजर हमारी लिपोप्रोटीन्स हैं वो हैं VLDL, chylomicrons, LDL, HDL, which is also very important with respect to lipids. इसके अलावा जो है ना LDL is produced in blood capillaries by digestion of triacylglycerol of VLDL, ठीक है। काइलोमाइक्रोन्स, ये देखो ना सब जो लिपोप्रोटीन्स है ना, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के पहले पेज पे ना सारी उसकी समझो समरी लिखी हुई है, ठीक है, कि एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा अच्छा है। काइलोमाइक्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इंटेस्टाइनल सेल्स फ्रॉम द डाइटरी लिपिड्स। VLDL is produced in liver particularly after carbohydrate rich diet, ठीक है। LDL कब बन रहा है, काइलोमाइक्रोन्स कब बन रहे हैं, HDL कब बन रहा है, ठीक है। तो HDL is produced in liver and carries cholesterol from
पेरिफेरल टिश्यूज टू द लिवर। ठीक है, तो एचडीएल जो है वो इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल हम उसको कहते हैं कि लिवर में बनता है, और कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली आपके टिश्यू से मूव करवाता है लिवर में, जहां उसकी जाके वो मेटाबोलाइज हो जाए। ड्यूरिंग फास्टिंग फैटी एसिड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वेरियस टिश्यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और इसके अलावा फैटी एसिड्स आर प्रिकर्सर ऑफ मेनी कंपाउंड्स। ग्लाइकोलिपिड्स के प्रिकर्सर हैं फैटी एसिड्स, स्फिंगोलिपिड्स के, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, सारी चीजें जो हमारी लिपिड्स में हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स में जो फैटी एसिड्स हैं ना, वो ज्यादातर इवन नंबर उनमें कार्बन एटम्स हैं, और 16 to 20 कार्बन एटम्स हैं। तो दिस कैन आल्सो कम इन एमसीक्यू, और ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। ह्यूमंस में जो फैटी एसिड्स हैं वो 16 से 20 कार्बन वाले ज्यादा कॉमन है, या जैसे 16 वाला पामेटिक एसिड, ठीक है ना, 18 वाले का नाम भी तुम लोगों को पता है, 20 वाले का, तो ये ह्यूमन बीइंग्स में ज्यादा कॉमन है। लिपिड मेटाबॉलिज्म के 5 इन्होंने साइकिल्स जो है ना वो दिए हुए हैं। लिपोजेनेसिस, उसके आगे लिखा हुआ है यानी कि लिपिड्स का बनना, जिसके आगे लिखा हुआ है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा लिपोलाइसिस, तीसरा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, चौथा कीटोजेनेसिस, और पांचवा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। अब इसमें हमने एक तो लिपोजेनेसिस पहला नहीं किया, ये हमारी बुक में है भी नहीं, और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कोर्स में नहीं, तो इस वजह से ये दोनों वी हैव लेफ्ट। तो स्टार्टिंग विद द बेसिकली लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। इट अकर्स इन स्केलेटल मसल में होता है और ये एडिपोज टिश्यूज में। लेकिन ये जो साइकिल है ना, ये लिवर में भी हो रहा है, ये किडनीज में भी हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स में भी हो रहा है। ठीक है, जो एडिपोज टिश्यूज में होता है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसमें उसका एंजाइम नहीं होता ग्लिसरॉल काइनेज। ठीक है, जिसने लिपिड्स को मेटाबोलाइज कराना होता है ग्लिसरॉल को। ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रीन are activated during fasting. They cause the activation of hormone sensitive lipase by CAMP dependent mechanism. Hormone sensitive lipase initiates the lipolysis and release the fatty acid and glycerol. ये बता रहा है कि जो ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन दो हार्मोन्स है ना, ये बेसिकली जब आपने कुछ नहीं खाया होता तब एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो है ना वो लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। दोनों हार्मोन्स लिपोलाइसिस को एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन। ठीक है, दोनों हार्मोन्स की वजह से लिपोलाइसिस का जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन की वजह से। अब लिपोलाइसिस के रिएक्शंस, लिपोलाइसिस भी समटाइम्स एग्जाम में तुम लोगों के आ सकता है। ठीक है, टैग कंटेन्ड इन काइलोमाइक्रोन्स इज डिग्रेडेड टू फ्री फैटी एसिड। ज़ाहिर जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है उसकी ब्रेकडाउन होगी फैटी एसिड में, और साथ में क्या बनेगा, ग्लिसरॉल, और एंजाइम जो होगा दैट इज लिपोप्रोटीन लाइपेज। बेटे वो चार्जर लैपटॉप का निकालना और लगाना उधर जल्दी। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ लिपोलाइसिस आर फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये हम सबको पता है, जब टैग की ब्रेकडाउन होती है तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनते हैं। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर द एंड प्रोडक्ट्स। बंद हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है वो जाते किधर है बेसिकली, इट्स कैन अंडरगो। फैटी एसिड्स क्या करते हैं कि जी ये बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल में चले जाते हैं। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से ब्रेकडाउन हो जाते हैं। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेसिकली ये कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसिड्स अंडरगो द साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड दे कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और अभी हम ग्लिसरॉल की फेट भी पढ़ते हैं कि ग्लिसरॉल किधर जाता है। It can be re-esterified in adipose tissues to produce the triglycerol again. ठीक, इसके अलावा जी है जी नेक्स्ट पेज पे हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, जिसमें लिपोलाइसिस का साइकिल भी दिया हुआ है। ठीक है, यही जो फैटी एसिड्स हैं दोबारा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी बना देते हैं। ठीक है, इट मे बी ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड
इन कॉम्बिनेशन विद द सीरम एल्ब्यूमिन अंटिल टेकन बाय द सेल्स, ठीक है। ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब ग्लिसरॉल के जब टैग ब्रेकडाउन होता है दो चीजों में, ठीक है, सिंपल सी बात है लिपोलाइसिस में कि टैग इज ब्रोकन डाउन इनटू टू प्रोडक्ट्स, एक उसमें होता है ग्लिसरॉल और दूसरा उसमें होता है फैटी एसिड, ठीक है। अब जो ग्लिसरॉल है वो क्या कर रहा है, ग्लिसरॉल इज यूज्ड बाय लिवर टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। इसके अलावा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है, हमने ग्लाइकोलाइसिस अगर तुम लोगों को याद हो तो जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम जिसको कहते हैं, वो चेंज हो जाता है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, विच कैन एंटर द ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लिनिकल नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया लिखा हुआ है, इट इज नोन एज फैमिलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी, a rare recessive disorder caused by lipoprotein lipase deficiency and cause massive chylomicronemia, ठीक है। काइलोमाइक्रोनीमिया का मतलब ये है कि काइलोमाइक्रोन्स प्लाज्मा में बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोनीमिया। और जाहिर है जब काइलोमाइक्रोन्स आपके ब्लड में प्लाज्मा में एक्युमुलेट हो जाएंगे तो ये तो आपको हार्ट अटैक करवा देंगे, ठीक है, ब्लॉकेज कर देंगे आपके ब्लड फ्लो की। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये साइकिल जो है ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स बन रहे हैं, फ्री फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं। ग्लिसरॉल जो है अल्फा फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो रहा है डीएचएपी में, और आफ्टर मेनी रिएक्शंस जो है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बेसिकली यूज हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है पायरुवेट भी बन सकता है। ये जिस तरह लिखा है एज इट इज जो है ना, तुम लोग इसको कर सकते हो। लिपोलाइसिस का साइकिल अगर ड्रॉ करना आ जाए तो तुम लोग ये सारा बना सकते हो साइकिल, तो ये हमने करना है, दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स। तो बहुत कम है कि लिपोलाइसिस आया हो, ठीक है। तो लेकिन ये है कि बीटा ऑक्सीडेशन बहुत दफा आया हुआ है, कार्निटिन शटल बहुत दफा आया हुआ है, तो इस दफा हो सकता है लिपोलाइसिस आ जाए, इस वजह से हम इसको स्किप नहीं करना। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ इवन चेन फैटी एसिड्स, ठीक है, बॉडी में भी ज्यादा इवन चेन फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स द मेजर fatty acids, the major source of energy in humans, are oxidized by बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, ये एमसीक्यू का भी सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। व्हाई बीटा ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन, बिकॉज द ऑक्सीडेशन अकर्स एट द सेकंड कार्बन, बीटा कार्बन, ठीक है। जो फैटी एसिड्स हैं उनका जो एसिडिक ग्रुप है उस साइड से जो सेकंड कार्बन बनेगा वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं जी बीटा ऑक्सीडेशन। The process occurs in mitochondria. The reactions take place in 4 steps that produced FADH2, NADH2, acetyl coenzyme, and another fatty acid which has 2 carbon less than the parent fatty acid. हर प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और हर प्रोसेस में क्या होगा कि 2 कार्बन जो हैं, जो भी ओरिजिनल फैटी एसिड है 18 कार्बन है तो 16 कार्बन रह जाएगा, 16 कार्बन है तो 14 कार्बन रह जाएगा। जी लुबना बतूल, प्रैक्टिस तुम लोगों ने करनी है बिल्कुल साइकिल्स की, सारे साइकिल्स की करनी है, ठीक है। एंड दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन इज रिपीटेड अंटिल द फैटी एसिड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और इसमें एटीपी भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एफएडीएच2 एनएडीएच2 भी बन रहे हैं, ठीक है, जो कि टीसीए साइकिल में चले जाते हैं। और स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में जो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है वो भी टीसीए साइकिल में चला जाता है, और लिवर में जो है एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो जाता है कीटोन बॉडीज में, ठीक है। ये भी याद रखना है, स्केलेटल और कार्डियक मसल में एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में चला जाता है। लेकिन जो ये नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए, ठीक है, ये वाली चीज हम कर रहे हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब जो रिएक्शंस हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के, ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म के सारे चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इस दफा के ये चैप्टर्स में से बहुत कम आया है, अदरवाइज 80% पेपर तुम लोग का मेटाबॉलिज्म से ही होता है मोस्टली।
अच्छा जी क्लास, तो अब हम तुम लोग आ जाओ जल्दी से, रिएक्शंस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. फर्स्ट स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड बाय द एटीपी and coenzyme A, resulting in the formation of fatty acyl coenzyme A and AMP. पहला स्टेप जो इसका है वो है जी, पहला स्टेप इसका कौन सा है, ये जो मैं अभी स्लाइड अभी हम कर रहे हैं जी, साइकिल यहां से हम कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि फैटी एसिड की एक्टिवेशन हो रही है. किससे एक्टिवेशन हो रही है? ज़ाहिर है एटीपी से. ठीक है, इसको एक्टिवेट कर रही है पहले स्टेप को दो चीजें, फैटी एसिड को एक्टिवेट कर रही है दो चीजें, एक तो एटीपी और दूसरा कोएंजाइम ए. ठीक है, और इससे बन रहा है फैटी एकाइल कोएंजाइम ए और एएमपी. ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन साइटोसोल एंड देन ब्रॉट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बाय कार्निटिन शटल, एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन होती है साइटोसोल में. ठीक है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में they have been brought with the help of a carrier which is called as carnitine shuttle. These steps except for the activation of fatty acids are repeated. ठीक है, एक्टिवेशन एक ही दफा होगी और बाकी जो स्टेप्स है ना वो हमने पढ़ा भी था कि वो रिपीट होंगे. ठीक है, अब ये जो एक्टिवेटेड साइटोसोलिक फैटी एसिड है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, जाहिर है इसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में. और जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है दैट इज इम्परमिएबल टू कोएंजाइम ए. फैटी एसिड तो इसके साथ जा सकता है, लेकिन ये है कि फैटी एसिड अच्छा लुबना बतूल, नहीं साइकिल भी इजी है. देखो पहला स्टेप जो है सिंपल सा है कि पहले स्टेप में उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो पामिटिक एसिड है जिसको एज एग्जांपल लिया हुआ है. ठीक है, कि 16 कार्बन तुम लोग ऐसे ही लिखोगे पामिटिक एसिड और ये एक्टिवेट हो रहा है. ठीक है, एटीपी से एएमपी बन रहा है, एटीपी इसको एक्टिवेट कर रहा है. ठीक है, और फैटी इकाइल कोएंजाइम ए सिंथेसिस का एंजाइम है जो कि इसको एक्टिवेट कर रहा है. तो एक्टिवेट जब होता है पामिटिक एसिड तो इसके साथ कोएंजाइम ए अटैच हो जाता है. जब अटैच हो जाता है तो जाहिर है इसका नाम चेंज हो जाएगा ना, ये बन जाता है पामिटाइल एस कोएंजाइम ए. ठीक है, तो पामिटिक एसिड की एक्टिवेशन हो रही है, ये बन रहा है पामिटाइल एस कोएंजाइम ए. ठीक है, और प्लस जो इसमें कार्निटिन लिखा हुआ है ना वो कहानी ये है कि पामिटाइल एस कोएंजाइम ए जब बन गया, ठीक है, इनको नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना चाहिए था कि फिर ये कार्निटिन के साथ अटैच हो रहा है, लेकिन इन्होंने इसी स्टेप में शो कर दी है. तो पहले पामिटाइल एस कोएंजाइम ए बन जाता है, बन गया, फिर अब इसने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ना वो कोएंजाइम ए को अलाउ नहीं करती कि वो एंटर हो. ठीक है, तो इस वजह से कार्निटिन एक कैरियर प्रोटीन है जो कि इसके साथ जब अटैच होता है तो फिर कोएंजाइम ए भी एंटर हो सकता है. ठीक है, तो ये बॉडी की अब नेचुरली एक मैकेनिज्म अल्लाह ने बनाया हुआ. ठीक है, कि पामिटाइल एस कोएंजाइम ए खाली एंटर नहीं होगा, लेकिन जब कार्निटिन शटल में बैठ जाएगा, छुप जाएगा, तो फिर वो एंटर हो सकता है. समझ लो शटल में वो छुप के जा रहा है. ठीक है, तो अब जो कार्निटिन है ये बॉडी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, कार्निटिन एक प्रोटीन है कि जो बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. ठीक है, CPT1 कार्निटिन पामिटाइल ट्रांसफरेज 1. ठीक है, इस एंजाइम की मदद से कार्निटिन जो है वो पामिटाइल कोएंजाइम ए के साथ अटैच होता है. ठीक है जी, कार्निटिन और पामिटाइल एस कोएंजाइम ए जब आपस में अटैच होते हैं फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है पामिटाइल कार्निटिन बन के, और जाहिर है कार्निटिन को तो वापस आ जाना, उसकी तो बीटा ऑक्सीडेशन में जरूरत कोई नहीं है, तो पामिटाइल कोएंजाइम ए वहीं रहेगा. एक और एंजाइम की मदद से ये कार्निटिन से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा. उस एंजाइम को हम कहते हैं CPT2. ठीक है, CPT1 इनको अटैच करेगा, CPT2 इनको अलग करेगा, सेपरेट यानी कि डिटैच करेगा. ओके, इज इट क्लियर? और ये कार्निटिन जो है ये दोबारा वापस साइटोसोल में चला जाएगा. ठीक है, तो कार्निटिन का काम इतना ही था कि इट एक्ट एज अ कैरियर टू अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पामिटाइल कोएंजाइम ए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. इट विल बी अवेलेबल टू अटैच अनदर फैटी एसिड. ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये इट विल बी बेसिकली मूव बैक इनटू साइटोसोल. और रिमेनिंग जो प्रोसेस है, जो भी स्टेप्स हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के, दैट विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अब रिमेनिंग जो प्रोसेस है ना
वो याद रख लो कि 4 प्रोसेस के बाद जो है ना एक एसिटाइल कोएंजाइम ए रिमूव होना है। नेचुरली बॉडी जो है 4 प्रोसेस के बाद 4 स्टेप्स होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिहाइड्रोजनेज हो गया, हाइड्राटेज हो गया, हाइड्रेशन हो रही है, कभी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, तो उसके बाद एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो अब पामिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसकी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। ये अब नेचुरल प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है। FADH2 में चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर ये अल्फा बीटा पामिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। फिर इसकी हाइड्रेशन हो रही है, यानी कि इसमें वाटर एंटर हो रहा है। ये बीटा हाइड्रोक्सी पामिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। तो नेचुरली ये 4 स्टेप्स, यानी कि 4 स्टेप्स जो है ना वो प्रोसेस करता है जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए है। पामिटाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड है ना, जिसके साथ कोएंजाइम ए लगा हुआ है। तो 3-4 स्टेप्स के बाद जो है ना इससे 2 कार्बन रिमूव होने हैं, ठीक है। तो अब ये पहले ही स्टेप में भी हो सकते थे, बट बॉडी में ये देखा गया, रिसर्च जब की गई तो तब पता चला कि पामिटाइल एस कोएंजाइम ए डायरेक्टली जो है मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए में चेंज नहीं होता। आप देखो ना, साइकिल आपका छोटा हो जाता। अगर ये 16 कार्बन जो पामिटाइल एस कोएंजाइम ए है, अगर डायरेक्टली इफ इट कैन बी चेंज इनटू मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, तो चाहिए तो हमें यही ना कि इसकी ब्रेकडाउन ही चाहिए ना, कि फैटी एसिड जो 16 कार्बन है वो 14 कार्बन में चेंज हो रहा है, फिर 14 कार्बन 12 कार्बन में हो रहा है। But when it has been researched, it has been seen, it has been found कि पामिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्टली जो है मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए में चेंज नहीं होता, ठीक है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। बल्कि ये पहले डिहाइड्रोजनेशन इसकी होती है, फिर हाइड्रेशन, फिर डिहाइड्रोजनेशन, फिर कीटोथायोडाइलेज एंजाइम इंस्पेक्ट करता है। ये 4 स्टेप्स के बाद ये चेंज होता है मेरिस्टाइल कोएंजाइम में। अब ये क्यों 4 स्टेप्स का रहा है? तो ये बॉडी के अंदर हो रहा है, चेंजिंग हो रही है कि ये डायरेक्टली जो है फैटी एसिड्स मेटाबोलाइज नहीं होते, इस पे ये चारों एंजाइम्स, क्योंकि जाहिर है इसी वजह से तो है कि फैटी फूड जब हम खाते हैं तो भूख देर से लगती है, ये हजम देर से होते हैं, ठीक है। तो इनका मेटाबॉलिज्म का स्टेप्स लंबे हैं, ये चारों एंजाइम्स इन पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर ये कहीं जाके जी चेंज होते हैं। तो चारों इसी तरह से तुम लोगों ने करना है। तो पामिटाइल कोएंजाइम ए से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पामिटाइल, ये रटाइल लगाना है, बीटा हाइड्रोक्सी पामिटाइल, कीटो पामिटाइल, ये सब के बाद ये चेंज हो जाएगा मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए विच इज 14 कार्बन, और साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक हो गया। अब मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए 14 कार्बन है, तो हमारा मकसद ये तो नहीं कि हमने 16 कार्बन को 14 में चेंज करना है। हमारा मकसद तो ये है कि हम 16 कार्बन को बिल्कुल मेटाबोलाइज कर दें कि 2 कार्बन रह जाए सिर्फ, ठीक है ना। तो अब जाहिर है ये साइकिल्स दोबारा रिपीट होंगे, जब पेपर में आएगा तो हम एक ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। बट कॉमन सेंस की बात है कि ये साइकिल्स जो हैं ये दोबारा रिपीट होता जाएगा। 14 कार्बन से 12 कार्बन, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4 और फिर 4 से 2। तो वहां तक हमने करना है कि 2 कार्बन सिर्फ इसके रह जाएं। अब जो साइटोसोल वाले स्टेप्स थे ना, बिकॉज पामिटाइल कोएंजाइम में जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया तो ये दोबारा तो नहीं ना जाएगा साइटोसोल में। साइटोस्टोर वाला जो एक्टिवेशन का स्टेप है वो रिपीट नहीं होगा। बाकी ये जो 4 स्टेप्स थे, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, ये वाले जो स्टेप्स हैं, कीटोथायोलेज, ठीक है, ये चारों स्टेप्स रिपीट होंगे। यानी कि मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए जो है ये चेंज होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए, फिर बीटा हाइड्रोक्सी मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए, फिर बीटा कीटो मेरिस्टाइल कोएंजाइम, फिर इससे 12 कार्बन प्रोडक्ट बनेगी, फिर इसी तरह 10 कार्बन, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस के हमारे पास 2 कार्बन इधर रह जाए। तो दिस इज द बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हो जाती है, ठीक है, तो 7 FADH2 बनते हैं, 7 NADH2 बनते हैं और 8 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के, क्योंकि एंड पे 7 साइकिल रिपीट हो रहे हैं और एंड पे जो रह जाएगा वो भी 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए कहलाएगा ना। तो इस वजह से 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इससे कितनी एनर्जी कैलकुलेट हो रही है सारी इन्होंने लिखी हुई है, जो तुम सबको आनी चाहिए, ठीक है, कि फॉर्म द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड। जी बिल्कुल अक्सर नजीर, सिर्फ ये वाले स्टेप्स रिपीट होंगे, ठीक है। ये अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होती है पामिटिक एसिड की, तो इससे हमें जो है ना 131 ATPs मिलते हैं। वो इस वजह से मिलते हैं क्योंकि हर एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो TCA साइकिल में जा रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल TCA में जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, तो 12 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है।
अब अब अगर यहाँ 8 एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो तुम लोग 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96 एटीपीज तो ये बन गए, ठीक है। और बाकी जो है एफएडीएच और एनएडीएच से एटीपीज बन रहे हैं, तो सबको जब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो इस साइकिल से जो नेट गेन है एटीपी का, ठीक है, दैट विल बी 131 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इज इट क्लियर? और हमें पता है कि एक एटीपी सिर्फ जो है वो इसको साइकिल को एक्टिवेट करने के लिए यूज हो रहा है, तो हमारे पास जो नेट गेन है एटीपीज का वो आ जाएगा 130 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है जी। अब देखो इस साइकिल के बाद अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 16 नहीं 18 कार्बन फैटी एसिड होता, ठीक है, खानों में 18 कार्बन भी हो सकता है जो हम खा रहे हैं और जिनकी मेटाबॉलिजेशन हो रही है, तो फिर जाहिर है हमारे एटीपी के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, साइकिल हमारे रिपीट हो रहे हैं, जो यहाँ पे 7 हुए हैं तो वहां पे 8 रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 अगर वो बने हैं एफएडीएच एनएडीएच, तो उस साइकिल में एक ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। 8 एफएडीएच 8 एनएडीएच और 9 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे, और अगर 14 कार्बन की अगर हो रही है तो फिर ये कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज अंडरस्टूड। इसके अलावा एक और चीज है विच इज इंपॉर्टेंट, कि अगर हम बीटा ऑक्सीडेशन और जेन फैटी एसिड्स की करें, तो सिर्फ ये छोटा सा फिर 2-3 लाइनें हमने लिखनी है कि अगर हम और चेन फैटी एसिड्स की करें, तो दीज एसिड्स रिपीट द 4-step process producing the acetyl coenzyme A until the last cleavage, when the 3 remaining carbons are released as propionyl coenzyme A। तो मैं इसका बता देती हूँ तुम लोगों को कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम और चेंज ऑफ फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, जैसे 15 कार्बन 19 कार्बन, ठीक है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक कट डाउन हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं ना, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, उसमें 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि जो है प्रोपियोनाइल कोएंज एसिटाइल की बजाय प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में जो है रिमूव होता जाएगा, 3-3 कार्बन रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। और चेन फैटी एसिड्स में 3-3 कार्बन रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोपियोनाइल, और जो इवन चेन कार्बन ये जो है फैटी एसिड्स, इनमें 2-2 कार्बन यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम में रिमूव होते हैं, ठीक है। ये है ऑड चेन फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, in addition to the 4 enzymes catalyzing the 4 steps, these acids require additional enzymes. The additional enzymes remove the double bond, the normal steps of beta oxidation can be proceed। अच्छा, अब अगर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड है, तो उसमें जाहिर है एंजाइम जो है ये 4 जो है एंजाइम्स 4 स्टेप्स जो हैं जिसमें डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है, इसके अलावा भी जो है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ना वो एक और स्टेप जो है वो रिमूव कर, एक और स्टेप इन्वॉल्व होगा जिसमें वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे ये स्टेप्स जो है ना चलते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अगर कोई पूछे कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसी होती है, तो सेम ही होती है, लेकिन इसमें ये होगा कि इसमें एंजाइम्स हमें ज्यादा चाहिए होंगे जो कि डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सकें। सो दिस इज अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है क्लास। अच्छा जी, इसके बाद कीटोजेनेसिस जो है ना वो हमने करना है, बस 5 मिनट में ही कर रहे हैं कीटोजेनेसिस, ठीक है अलीजा। कीटोजेनेसिस हम कर रहे हैं जस्ट 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के बाद हम कीटोजेनेसिस कर रहे हैं, ओके।
Students, I am back. Hello, students, I'm back. Are you able to hear me? अच्छा जी. ओके, नेक्स्ट हमने करना है जी कीटोजेनेसिस. ठीक है. आज स्ट्रेंथ तुम लोगों की काम है. 17 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन 50 की क्लास में से. तो बाकी क्या घर जा रहे हैं? ओनली 18 स्टूडेंट्स बल्कि अब हो गए हैं. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द कीटोजेनेसिस. हाँ, लग रहा है मुझे वो भी ना कि कोई घर ही जा रहे हैं. बहुत ज्यादा काम है आज. अच्छा, ये अब रिवीजन का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ यू आर लिसनिंग एंड जस्ट वी आर रिवाइजिंग. ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि तुम लोगों ने बाद में इसको सब याद भी करना है. ठीक है, इस चैप्टर की रिवीजन हो रही है. इसका मतलब ये है कि हमने इसको याद भी करना है, इसके सारे साइकिल्स को, बल्कि तुम ड्रॉ कर करके करो. जो भी टाइम है तुम लोगों के पास उसको यूटिलाइज करो. ठीक है, तो जस्ट डोंट लिसन टू इट, बल्कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको रिवाइज भी मेमोराइज भी करना है. बिकॉज व्हेन यू विल बी बैक इन जनवरी इंशाल्लाह, तो तुम लोगों के एग्जाम्स होंगे स्टैंड-अप्स. तो उसमें हमारे पास कोई टाइम नहीं होगा, तो हमने इसी टाइम को, एक महीने को यूटिलाइज करना है. Okay, ji, move towards ketogenesis. It is the synthesis of ketone bodies. And ketone bodies are mainly synthesized in liver. ठीक है, क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, कब बनती हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. Why they are produced, how they are produced. They are synthesized in the liver. और लिवर के भी किस हिस्से में बनती हैं? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में. देयर आर 3 कीटोन बॉडीज. एसीटोन है, एसिटोएसिटेट है, और बीटा हाइड्रोक्सी बिटाइक एसिड है. Acetone is volatile and it is excreted in the breath. And remaining 2 जो कीटोन बॉडीज हैं, या वो एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बिटारिक एसिड, ये बेसिकली एज ए रिजर्व फ्यूल काम करती है हमारी बॉडी में. लेकिन ये लिवर को एनर्जी नहीं दे सकती. ठीक है, क्योंकि लिवर में एंजाइम एब्सेंट होता है इनका. इनको यूटिलाइज करवाने वाला एंजाइम जो है थायो ट्रांसफरेज, वो एब्सेंट होता है. पागल ना बनो, जो बाबा से को लाए. ओके जी. अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, और जैसे पहले लॉकडाउन के फ्रॉम आवर सीनियर से फाइनल हो गए हमारे भी जी, मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो मैं बार बार तुम लोग इसलिए कह रही हूँ, प्रिपरेशन क्या है. किसी ने भी तुम्हारे, अब ये जो बीटा ऑक्सीजन के फैटी एसिड्स है, जब तक तुम लोग इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, लुबना बतूल, योर टीचर, नो वन एल्स कैन एंटर दिस साइकिल इनटू योर ब्रेन. कोई दिमाग में तो नहीं ना वो क्या कहते हैं घोल के डाल सकता. अब तुम लोगों के पास, मेरा ख्याल है, इट इज मच इजियर देन गोइंग टू कॉलेज. घर पे बैठ के तुम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है, आराम से स्टेम लेटे भी हो सकते हो और सुन रहे हो सकते हो. ठीक है ना, उतनी थकावट नहीं है, उतना ऐसा नहीं है, आने जाने का टाइम नहीं है. ठीक है, तो अब इजीली तुम लोग जो है वो अपनी तैयारी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो.
तो इस वजह से मैं कह रही हूँ जैसे ही एक चैप्टर खत्म किया तो समझ लो कि उस चैप्टर का हमारा अब टेस्ट है और हम इसको रट लें। ये वाली कहानी अब तुम लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल कि समवन एल्स जो है वो तुम लोगों को कोई याद भी करवा देगा। याद करने वाला काम, समझाने वाला काम हमारा है, याद करने वाला तो तुम लोगों का खुद का है ना। तो प्लीज उसको फिर तुम लोग अब याद करो। इस तरह से नहीं है कि ये कि हमने तुम लोगों को अब याद भी करवाना है, याद तो तुम लोग खुद करना है। ठीक है, तो हमने जो है ना खुद ही इसको करना है याद। इट क्लियर? याद हम खुद से करेंगे। अच्छा जी, बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ आप आ जाए वापस जी। तो 3 हमारे पास कीटोन बॉडीज हैं, नाम तुम सबको आई होप याद होंगे। एज अ रिजर्व फ्यूल काम करती हैं। लिवर में अगर पूछा जाए क्यों नहीं लिवर को एनर्जी दे सकती, तो लिवर इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि लिवर वाला जो इनका एंजाइम है ना वो बेसिकली एब्सेंट होता है। तो दैट्स वाई जो है ना वो इस वजह से इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब कीटोन बॉडीज आर यूज्ड एज फ्यूल बाय द टिश्यू सच एज मसल्स, किडनीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन। और जब स्टारवेशन होती है यानी कि 3 से 5 दिन की फास्टिंग है तो ब्रेन जो है इसको यूटिलाइज कर सकता है फॉर एनर्जी पर्पस के लिए। एंड इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज mellitus एंड ड्यूरिंग स्टारवेशन there is increased breakdown of fatty acids to produce the energy. Excess of acetyl coenzyme A due to excessive breakdown of fatty acid result in जब एसिटाइल कोएंजाइम ए की ब्रेकडाउन ज्यादा होगी, ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन ज्यादा होगी फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन की वजह से, तो जो है आपकी कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम फैटी फूड ज्यादा लेंगे तो कीटोन बॉडीज भी बॉडी में ज्यादा बनेगी। ठीक है, एंड एसीटोन इज एक्सक्रीटेड इन ब्रेथ एंड एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी बुटारेट आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन बेसिकली। अब साइकिल इज गिवन ओवर द नेक्स्ट पेज बेसिकली, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीटोजेनेसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। दिस इज easier one because इसके 2-3 सिर्फ steps हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में 2 molecules of acetyl coenzyme A with the help of the enzyme thiolase they are forming acetyl coenzyme A, that is the first step। ठीक है, अब acetyl coenzyme कहाँ से आ रहा है? बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज प्रोड्यूसिंग acetyl coenzyme A। इसके अलावा हमारी बॉडी में acetyl coenzyme A के और भी सोर्सेज हैं। तो इन द नेक्स्ट पेज इट हैज बीन रिटन देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से भी बनता है, बीटा ऑक्सीडेशन से भी बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ एसिटोएसिटेट से भी बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो नेक्स्ट पेज पे दे हैव बीन गिवन देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए। When 2 molecules of acetyl coenzyme A combine, they form acetoacetyl coenzyme A। ठीक है, with the help of hydroxymethyl glutamate carboxyl कोएंजाइम ए सिंथेज जो है ये चेंज हो रहा है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटामेट मिथाइल ग्लूटाराइल में, और फिर जी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए लाइएज से ये बन रहा है एसिटोएसिटेट विच इज फर्स्ट कीटोन बॉडी। तो 2-3 इसके स्टेप्स हैं, एज इट इज हमने एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो एसिटोएसिटेट जो है इसकी अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है तो एसीटोन बन रहा है, और एसीटोन हमने बताया कि ये एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करने में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, दिस इज ओनली एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेथ फ्रॉम द बॉडी। एंड द रिमेनिंग 2 कीटोन बॉडीज, वन इज बीटा हाइड्रोक्सी बुटारिक एसिड एंड अदर इज एसिटोएसिटेट। बेसिकली ये जो 2 कीटोन बॉडीज हैं बेसिकली दे हेल्प टू प्रोवाइड द एनर्जी during the situations of the fasting or the starvation. They are giving basically energy to the body. So this is about the ketogenesis, a very small
cycle which has been given only 3-4 steps, but the names of the enzymes should be memorized basically. जो enzymes के नाम हैं ये याद रखने जो हैं बहुत ज़्यादा important हैं इसमें, ठीक है. So going to revise it कि two molecules of acetyl coenzyme A are combining with the help of the enzyme thiolase, and they form acetoacetyl coenzyme A, which is undergoing basically two steps with the help of enzymes hydroxymethyl glutamate carboxysynthase and hydroxymethyl coenzyme A lyase. ठीक है, so these are the basically names of the two enzymes which form the first ketone body, which is acetoacetate. If it undergoes dehydrogenation, then it will result in the formation of beta hydroxybutyric acid, and if it undergoes the spontaneous decarboxylation, then it will form the acetone basically. So acetone का role as such नहीं है, ठीक है, तो it is excreted in the breath, और जो remaining दो ketone bodies हैं acetoacetate and beta hydroxybutyric acid, basically they help to provide the energy during 3 to 5 days starvation, या जो भी अगर fasting है, ठीक है, starvation है, या बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए तो ये ketone bodies basically help out कर रही हैं. तो अगर तो इनका साइकिल ड्रॉ करने को आ रहा है तो फिर हम ड्रॉ करेंगे. अगर इसके सिर्फ आ रहे हैं कि राइट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है, तो फिर हम सिर्फ इसके जो रिएक्शंस हैं कीटोजेनेसिस के, ठीक है, वो हम जो है इसमें लिखेंगे. अब यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी सिंथेसिस इज हेपेटिक बट इट्स यूटिलाइजेशन इज एक्स्ट्रा हेपेटिक, ठीक है. सो बेसिकली दे आर फॉर्म्ड इन लिवर बट दे आर नॉट यूटिलाइज्ड इन लिवर, ठीक है. हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक का मतलब ये है कि सिंथेसिस तो इसकी हेपेटिक इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द लिवर basically. So these are synthesized in liver, but they are not utilized in the liver due to absence of the enzyme, which I told earlier. Extra hepatic tissues, including brain, but excluding the cells lacking the mitochondria, can efficiently utilize the ketone bodies. They are released from liver into blood, and from blood they can be moved. Muscles and kidneys take up the ketone bodies and oxidize them to produce the energy. During starvation, the level of ketone bodies rises to the extent that permits the entry into brain cells where they are oxidized to produce the energy. And acetoacetate can be converted into acetoacetyl coenzyme A, which is cleaved by thiolase to form the 2-acetyl coenzyme A. These acetyl coenzyme A may enter the TCA cycle and they can generate the ATP. आप ये बता रहे हैं कि जो acetoacetate है ये दोबारा भी जो है ना एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो सकती है, ठीक है, और टू मॉलिक्यूल्स, बिकॉज एसिटोएसिटेट जो है ये बन रही है फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो पहली कीटोन बॉडी है, ठीक है. तो एसिटोएसिटेट जो है ये दोबारा यही रिएक्शंस जो है ना बैक भी प्रोसीड कर सकती है, यानी कि दोबारा ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो सकती है बेसिकली, ठीक है. लेकिन जाहिर है इसमें एंजाइम्स हमारे डिफरेंट होंगे. तो अगर ये एसिड कीटोन बॉडीज अगर ब्रेक डाउन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं ये टीसीए साइकिल यानी कि क्रैब साइकिल में जा सकते हैं और वहां से एनर्जी जनरेट हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल क्रैब साइकिल में एंटर होता है तो इट गिव्स 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन, ठीक है. इनसे कितनी एनर्जी बनती है? 1 एसिटोएसिटेट प्रोड्यूसेस, ये हमें पता है कि एक एसिटोएसिटेट का जो, अब तुम लोग ये ना समझना कि इस साइकिल में अगर कभी आ जाए एनर्जी प्रोड्यूस बाय कीटोन बॉडीज तो आप तुम लोग समझो कि हाँ जी पूरे साइकिल में तो एटीपी कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं बन रहा, नजर कहीं भी नहीं आ रहा, तो हम कैसे लिखें? सपोज ये पेपर में सवाल आ गया कि लिखो जी एनर्जी प्रोड्यूस बाय कीटोन बॉडीज, तो तुम लोग तो परेशान हो जाओगे कि इस साइकिल में तो कहीं पे एटीपी का जिक्र ही नहीं है, एटीपी कहीं बन ही नहीं रही. तो ये नेक्स्ट पेज पे इसकी कहानी लिखी हुई है कि कितने एटीपीज के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है. तो इसमें परेशान नहीं होना कि एनर्जी प्रोड्यूस बाय कीटोन बॉडीज में हम लोग क्या लिखें. तो इसमें इट हैज बीन गिवन कि कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन. तो एक जो एसिटोएसिटेट का मॉलिक्यूल है ये बना रहा है बेसिकली 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है. अब एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स अगर बन रहे हैं तो हमें पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा कहाँ पे? क्रैब साइकिल में, टीसीए साइकिल में. तो 1 से 12 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम के कितने एटीपी बनेंगे? 24, ठीक है, 24 एटीपी बनेंगे. और दूसरी चीज क्या है, जब 24 एटीपी बन रहे हैं तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है ना वो बेसिकली एक्टिवेशन ऑफ एसिटोएसिटेट के लिए यूज हो रहा है,
ठीक है, तो नेट गेन जो है इसमें एटीपीज का वो है 23 एटीपीज। एक्टिवेशन ऑफ एसिटोएसिटेट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ 1 एटीपी। तो एसिटोएसिटेट को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो 1 एटीपी बेसिकली यूज होता है। ठीक है, तो ये हमने याद रखना कि कीटोन बॉडी से कितनी हमें एनर्जी मिल सकती है। यहाँ पे मैंने शो नहीं किया एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि इस पे वो एसिटोएसिटेट को बना रहे हैं, कीटोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं हो रही। तो एसिटोएसिटेट की जब अगर ब्रेकडाउन होगी तो फिर ही आपको एनर्जी मिलेगी ना। ठीक है, जब ऑक्सीडाइज होंगे, तो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो तब एसिटोएसिटेट को एक्टिवेट करने के लिए 1 एटीपी होना यूज। अगर सिर्फ एसिटोएसिटेट का पूछा जाए तो वो कितनी एटीपी, तो एसिटोएसिटेट ही बना रहा है ना, बाकी तो नहीं बना रहे। पहली कीटोन बॉडी जो बन रही है वो सिर्फ एसिटोएसिटेट ही बन रही है और यही हमें ऑक्सीडेशन से एनर्जी दे रही है। बाकी एसीटोन तो कोई एनर्जी नहीं दे रहा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड भी कोई नहीं दे रहा। तो एसिटोएसिटेट से ही आपको एनर्जी मिल रही है, तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, आप तुम देखो NADH2 से जब NAD बन रहा है तो ये उल्टा बन रहा है ना, तो इस वजह से इससे हमें एटीपीज नहीं मिल रहे। NADH2 से NAD बन रहा है, जब NAD से NADH2 बनता है तो तब 3 मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिलते हैं। इस वजह से जो है ना ये नहीं लिखा हुआ इधर। अगर सिर्फ आज एनर्जी प्रोड्यूस बाय कीटोन बॉडीज तो हमने यही लिखना है। ठीक है क्लास। इसके अलावा जी जो ये है तुम लोगों का डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वगैरह वाली कहानी, ये लाजमी हमने करनी है। ठीक है, कि एक्सेस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड एज कीटोनीमिया। नेक्स्ट पेज पे जो है, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज कॉल्ड एज कीटोनूरिया। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने जरूर करनी है। ठीक है, और ये ज्यादातर कीटोनीमिया और कीटोनूरिया जो है ये ज्यादातर होती हैं डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स में। दांत खराब हो जाने मत। 1 okay. In an insulin dependent diabetic patient who fail to take insulin or is suffering from the infection or it is subject to stress, blood glucose may rise. Though blood glucose level is high, but body cannot utilize the glucose owing to the absence of insulin. In response to this non-utilization of glucose, blood glucose level rise. बताती हूँ कहानी क्या लिखी हुई है। Elevated levels of glucagon cause adipose tissues to release the increased amounts of fatty acids which are converted to ketone bodies by the liver. अब सिंपली ये बताया गया इस पूरे पैराग्राफ में, एक तो कि अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज हो तो कीटोनीमिया, ये 2 टर्मिनोलॉजीज है ना, अगर यूरिन में हो तो कीटोनूरिया। ठीक है, दोनों चीजें ज्यादातर देखी जाती हैं जो शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के हैं। ठीक है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, और वो इंसुलिन नहीं ले रहा, ठीक है, तो उसको ज़ाहिर है इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है, लेकिन बॉडी तो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो पेशेंट, तो बॉडी तो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर रही ना इंसुलिन की एब्सेंस की वजह से। अब इन रिस्पॉन्स टू द नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, ग्लूकागॉन के लेवल्स आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि ग्लूकागॉन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रही ग्लूकोज की, तो ग्लूकागॉन तो ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो आपका कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, बेसिकली नॉन यूटिलाइजेशन की वजह से आपका ग्लूकागॉन का लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकागॉन का जब लेवल बढ़ जाएगा तो इट कॉज द एडिपोज टिश्यूज टू रिलीज इंक्रीज्ड अमाउंट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, ग्लूकागॉन का एक ये काम भी है कि ये एडिपोज टिश्यूज में जो स्टोर्ड फैट होता है उसको रिलीज करवाता है। ठीक है, ये फैटी एसिड्स को रिलीज करवाएगा, विच आर कन्वर्टेड टू कीटोन बॉडीज बाय द लिवर। फैटी एसिड्स जब ज्यादा होंगे, जाहिर है उनकी ऑक्सीडेशन होगी, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा तो जाहिर है कीटोन बॉडीज ज्यादा बन रही हैं, तो पूरा एक साइकिल है। तो जब इन डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे तो हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज ज्यादा बनेंगी। ठीक है, वो जाहिर है ग्लूकागॉन क्या करेगा कि बॉडी फैट्स को यूटिलाइज कर ले, जब ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर सकती तो उसने एनर्जी तो लेनी है ना, बॉडी ने, शुगर के मरीज ने एनर्जी तो लेनी है। अब उसको ग्लूकोज को यूज नहीं कर रही, ग्लूकोज उसको एनर्जी नहीं दे रहा, तो फैट्स उसको एनर्जी दे दें। तो फैट्स कैसे एनर्जी देंगे, जब फैट्स की ब्रेकडाउन होगी तो कीटोन बॉडीज बनेंगी। ठीक है, एलिवेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड रिजल्ट्स इन एसिडोसिस,
जब कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगी तो एसिडोसिस वाली कंडीशन हो जाएगी, और ये ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में होती हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ग्लूकोज की एक्सक्रीशन की वजह से और कीटोन बॉडीज जब यूरिन में आती हैं तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज बढ़ जाएं और साथ में डिहाइड्रेशन भी हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। और अगर ये ट्रीट नहीं हो रहा तो ये कोमा और डेथ की कंडीशन भी कॉज कर सकता है। सोर्सेज लिखे हुए एसिटाइल कोएंजाइम एक है, ठीक है। फेट लिखी हुई है एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है। TCA साइकिल में, प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड, प्रिकर्सर ऑफ कीटोन बॉडीज, प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एसिटाइलेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो ये हमने छोटी छोटी चीजें हैं जो कि करनी है। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस तुम लोगों ने करनी नहीं है, लेकिन एक दफा पढ़ लेना कि कोलेस्ट्रॉल साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। और ये साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम ए की वजह से बन रहा है, सिर्फ एक दो चीजें, ठीक है। तो इसके अलावा 3 ATPs आर यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी रिएक्शंस। कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है, रेगुलेशन का जो एंजाइम है वो हमने किया था कि HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की प्लीज सिंथेसिस को सिर्फ एक बार ड्यूरिंग योर फाइनल समर एग्जाम तो एक बार पढ़ना है सिर्फ कि फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल कर सकते हो। ये हमने किया भी था कि जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है स्किन के अंडर, फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हूँ, इट इज कन्वर्टेड, क्योंकि समटाइम्स आ जाता है कि ये विटामिन डी कैसे बनता है बॉडी में ना, तो वो हम लिख सकते हैं कि 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल अंडर द स्किन अलीजा is converted into vitamin D3 by the action of UV rays. Cholesterol synthesizes cholic acid which take part in the synthesis of bile salts, and cholesterol is a precursor। ये कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, इज अ precursor of steroid hormones। ये तो तुम लोग फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को करो, और प्लस जो है ना ये क्लिनिकल नोट्स जो है ना ये भी हमने करने हैं। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्पेशलाइज वो जो आगे फैटी एसिड के रिएक्शंस वगैरह वो कुछ नहीं हमने करने हैं, ठीक है। हमने सिर्फ ये करना है कि फेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को तुम लोग पढ़ लोगे बस। इट इज द एंडरगोनिक प्रोसेस। इसका पूरा साइकिल ये जो इतना लंबा बना हुआ है ये ना आता है और ना ही हमने ये करना है, ठीक है। हाइपरलिपिडीमियाज, these are group of disorders characterized by high levels of all lipids या lipoproteins। आ रहा है, ये तो नाम से ही लग रहा है, हाइपर का मतलब ज्यादा और लिपिडीमिया लिपिड्स। अगर लिपिड ज्यादा हो रहे हैं या ब्लड में लिपोप्रोटीन ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं हाइपरलिपिडीमियाज। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, बस वो नहीं खाना, मैं पापा को बताने लगी नहीं, ठीक है। इसके बाद हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई हो रहे हैं, ठीक है, LDL हमारी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादातर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में ज्यादा होता है, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। And the defect is in the cellular receptors for LDL. Hence, LDL cannot be taken up by the cells and degraded by the enzymes. The resultant increase in the LDL is associated with the xanthomas। xanthomas का मतलब क्या है कि लिपिड जो स्किन के नीचे डेपोजिशन हो जाती है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के लिपिड्स की आपकी आर्टरीज में जब डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है, तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से ही है ये, ठीक है, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी होती हैं। ट्रीटमेंट क्या है? लो फैट डाइट लें, एंजाइम इनहिबिटर्स लें, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजेंस लें, निकोटिनिक एसिड, ये सारे मेडिसिन की फॉर्म में जो है ना मिल रहे हैं चीजें, जो कि हम ज्यादातर हार्ट पेशेंट्स को देते हैं। और तीसरी एथेरोस्क्लेरोसिस हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर जो है आर्टरीज की मिडल लेयर में लिपिड्स के प्लेक्स इकट्ठे हो जाएं तो इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। इट बिगन्स एज फैटी स्ट्रीक्स containing foam cells which initially are macrophages filled with lipids, particularly cholesterol esters। तो इसकी स्टार्ट में बेसिकली ये है कि एक सेकेंड,
अच्छा जी, एथेरोस्क्लेरोसिस में फैटी इनिशियली क्या होता है कि बॉडी में जो है ना मैक्रोफेजेस सेल्स टाइप बन जाते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होते हैं, ठीक है, समझो स्मॉल फैटी स्ट्रीक्स टाइप्स, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और फिर ये जो प्लैक्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा जब हो जाता है तो ये फाइब्रस बन जाते हैं, ठीक है, एंड में ऑक्लूड एन आर्टरी एंड कॉज, और किसी आर्टरी में इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं। और जब किसी आर्टरी को ब्लॉक कर जाते हैं, जब ये फाइबर्स यानी कि थ्रेड्स इकट्ठे होकर समझ लो एक क्लम्प बना देते हैं, गुच्छा बना देते हैं, ठीक है, तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन या सेरेब्रल इन्फार्क्ट कॉज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो डिजीजेस हैं बेसिकली ये हमने लाजमी बेसिकली करनी है, क्योंकि अक्सर मैं तुम लोगों को बताया आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जी प्लेक फॉर्मेशन इज यूजली एसोसिएटेड विद abnormalities इन प्लाज्मा इन कंट्रास्ट टू अदर लिपोप्रोटीन्स। HDL सिर्फ है जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, बाकी सारी जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो हमने पढ़ी थी कि दे आर बेसिकली कार्डियो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो रहा है, और सेरेब्रल इन्फार्क्ट का मतलब ये है कि आपके ब्रेन का भी स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। सेरेब्रल इन्फेक्शन का मतलब है एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना, और एक सेरेब्रल होता है, विच मीन्स के ब्रेन का स्ट्रोक होना, ठीक है, ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाना। हफ्सा नौरीन, मैं ना अभी बात करती हूँ कि हम जूम पे क्लासेस ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें तो ये लिंक शेयर होता है कॉलेज की वजह से, तुम लोगों को भी शेयर होता है ना, तो जूम में तो मैं फिर अपना जनरेट करूंगी, फिर तुम लोगों को दूंगी। तो आई विल टॉक कि अब नेक्स्ट वेडनेसडे हमारी क्लास होनी है ना, तो उसमें हम कोई वाइवा टाइप जो है ना, हम किसी चैप्टर का टेस्ट रख लेंगे, तो उसमें तो फेस टू फेस जो है लाइव मैं जैसे वाइवा ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें मैं जो है ना सारे स्टूडेंट्स हम लोग ऑनलाइन हो गए, सबके फेसेस भी नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, और मैं वाइवा भी तुम लोगों की तैयारी हो जाएगी, ओरल भी पता चल जाएगा किसने टेस्ट तैयार किया किसने नहीं किया, ठीक है। तो आई होप, लेकिन इसमें भी श्योर नहीं है, मैडम से बात कर लूँ, अगर तो कॉलेज अलाउ करता है कि हम इस पे ले लें जूम पे, ठीक है, तो फिर हम ले लेंगे। बट अगर कोई इशू हुआ कि वो कहे नहीं आप नहीं ले सकते, तो फिर हमको ऐसे ही वी हैव टू कंटिन्यू ना, बट आई आई थिंक दे विल अलाउ मी, आई थिंक। तो इनशाला ना वो मैं उनसे कह दूंगी। अब तुम लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ, तो और भी तुम लोग के कोई क्वेश्चन हैं यू कैन सिंपली आस्क। तो आई होप कि दे विल अलाउ ना, आई विल डिस्कस कि हम इस तरह ना कोई टेस्ट वगैरह लेना हो तो मैडम क्या हम जूम क्लास अरेंज कर सकते। अच्छा, जूम क्लास जब हमने अरेंज करनी है ना, तो साथ में ये भी तुम लोग का ओपन रहेगा, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसे कर रही हैं कि तुम लोग दोनों लिंक खोल लोगे, जूम का भी, ठीक है ना, दो हम लोग गूगल पे खोल सकते हैं ना, जूम का भी लिंक तुम लोग ओपन कर लोगे, ठीक है, और तुम लोग जो हो ना वो जूम जूम का भी लिंक तुम लोग ओपन कर लोगे, और जो है ना ये भी ओपन रखोगे, ताकि अटेंडेंस वगैरह सारी हमारी जो है ना वो इस पे हो जाए। ओके, तो इस वजह से ना वो इस तरह ही कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि तुम लोग जूम का भी लिंक ओपन कर सकते हो और साथ में ये भी रखोगे, तो हम जूम वाली स्क्रीन को जो है ना वो जरा इसको मिनिमाइज कर देंगे, और ताकि ये भी चलता रहे। तो इस तरह से कुछ करके हम फिर सेटिंग कर लेंगे, वो मैं डिस्कस कर लूंगी मैडम से। तो आई विल लेट यू नो, आई विल इन्फॉर्म यू पीपल उसमें हमने क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए डोंट वरी, वो मैं आई विल आस्क, और फिर जो भी अपडेट्स होंगी ना वो ग्रुप में तुम लोगों से मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, और तुम लोग के कोई सवाल हो तुम लोग इजीली पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं यू कैन आस्क।
देखो अदीना, रिटर्न प्रैक्टिस के लिए तो ज़ाहिर है फिर प्रोस्टाग्लैंडिन स्कैन वाला हमने नहीं करना, ठीक है? वो हमारे कोर्स में नहीं है। अच्छा देखो इस तरह कम से कम अगर बोलना आता है, अगर याद की होगी चीज़ तो कम से कम लिख भी लोगे ना। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, ठीक है? तो इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट टाइम होते हैं और मैं फिर चेक कर लूँगी क्या टाइमिंग्स हैं, 8:30 से हैं तुम लोगों के 9:30 से हैं, ठीक है? आई विल चेक, ठीक है? आई विल चेक द टाइमिंग्स। और कोई सवाल तुम लोग पूछना चाहो तुम लोग इजीली पूछ सकते हो। हम ऑनलाइन, नेक्स्ट क्लास तुम लोग की किस टाइम पे? अब 11 बजे है तुम लोग की क्लास?
जी, जी, अटेंडेंस हो गई है लुबना बतूल तुम लोगों की। अटेंडेंस हो गई है। ओके क्लास, ओके जी, अटेंडेंस होगी तुम लोग की, ठीक है जी, थैंक यू।